इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनिमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे इतनी ज्यादा अच्छी है। इस एनिमे के स्टार्ट में है हम एक बहुत ही बड़े कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वापस छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ है और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं एंड इसका नाम है आशा। फिर हमें देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं एंड आशा अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। सिस्टर लिली, जिस पर सिस्टर लिली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन आशा बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे ही शादी करे। एंड में सिस्टर लिली आशा से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आशा को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आशा वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहाँ पर चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल ये सही किया आपने, जब भी वो आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा जाता है। आस्था गुस्से में उठा है और उससे पास भागने के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो। जिस पर यूनो आस्था से कहता है देखो पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरे तुम्हारे हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिस पे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है आजा फ्री फायर में नहीं असली में, मतलब जिस पे आस्था से कहता है नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है यूनो डर गया क्या। जिस पे ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो के को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स को बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, तुमसे मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। तभी जिस पे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ड में होता है जहाँ पर वो मैजिक भी से ही सब कुछ होता है। बिना मैजिक के मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो से जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो अगर इतना ही स्ट्रांग है तो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही स्पीड में क्रेडिट्स मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक को यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करने अपने आप को फिजिकल बहुत स्ट्रांग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रेडिट्स मारकर विजर्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजर्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से आस्था लिली को सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देख सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजर्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक्स यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्द ही से भाग के लड़कियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटाए यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो ऑफ करने थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन ना अगला विजर्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं। आस्था एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो, आस्था थोड़े दिनों में तुम्हारी ग्रीन वर्थ तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। इसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रीम वॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। ग्रीम वॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लिफी बनी होती है जो सबको 15 साल की एज में मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रीम पर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। मोनो को आस्था
आस्था को अपने टक्कर का नहीं मानता है, जिसकी आस्था भी बहुत ही दुखी हो जाता है एंड वो भी वहां से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। जिस पर सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि आस्था बहुत दुखी होकर गया है तो मैं भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता होता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए एंड अपने विजिटिंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े थोड़े दिनों बाद आस्था यूनो और बहुत सारे बच्चों जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रीमवुड टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रीमवुड लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था को और यूनो को मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पर उस ग्रीमवुड टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोग का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उसकी ग्रीम वर्क उड़ाकर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रीम वर्क पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रीम वर्क नहीं आती है। आस्था बोलता है मेरी ग्रीम वर्क लेट हो गई है क्या, मेरी ग्रीम वर्क कहाँ है, जिस पे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रीम वर्क आ जाती है जो कि होती है एक और फ्लिप ग्रीम वर्क जो कि बहुत ही ज्यादा रियल होती है एंड यही ग्रीम वर्क फर्स्ट विजिट किंग के पास होती है। इसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक ही रह जाते हैं कि आखिरकार यूनो की नोबल फैमिली का भी नहीं है उसके 4 फ्लिप ग्रीम वर्क कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। जिसके सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड इस कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में इसका पार्ट 2 लिख दो, मैं इसका पार्ट 2 जल्दी बनाऊंगा। अगर चैनल पे नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो। आपके सपोर्ट से मैं और भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और मेरा जो वॉइस है उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दो जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। प्लीज दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, कर दो यार प्लीज। और प्लीज मेरे बाकी के वीडियो को भी जाके देख लो। चलिए इसे इधर ही खत्म करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग। जिस पे सारे से सारे लोग उस पर हंसने लगे हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगे हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करने लगा है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिकल है बट अब तो उसको ग्रीम वॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उल्टा है और कहता है क्या हुआ, अगर मेरे को ग्रीम वॉर नहीं मिली तो मैं भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं तुम्हें रू करके रहूंगा। लेकिन तभी उसके पास एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ रहे हैं एंड उसे कहते हैं आगे तुम्हारे जैसे गरीब को और ग्रीम वॉर कैसे मिल सकती है एंड हम नोबल्स को नहीं मिल, मैं जला दूंगा तुम्हारे इस ग्रीम वॉर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रीम वॉर का यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है। इसको देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं, आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेंज आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आ रहा है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, जो इतनी रियल चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिस पे ये बताता है मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी फॉल स्लीप ग्रीम वॉर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हारा ये तो पता ही नहीं होगा कि एक ग्रीम वॉर को केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि मैं तुम्हारे ग्रीम वॉर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस फॉल स्लीप ग्रीम वॉर के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रीम वॉर करा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विजिट किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2-2 ग्रीम वॉर कैसे है। यूनो बोलता है उसने से एक मेरी है और यह से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आस्था सारा का सारा केस समझ जाता है एंड वो से कहता है चुपचाप यूनो की ग्रीम वॉर वापस कर दो। जिस पे उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रीम वॉर नहीं मिली एंड एक एक कर वो उस पर हंसने लगा है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ, इसको कोई भी ग्रीम वॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजिट किंग बनेगा। एंड एक एक के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन
उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विज़र्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसको पीछे दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है, आपने आंखों को खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्म में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि ये सही तो कर रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बन लूं, लेकिन मैं इसके कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर आस्था है और बोलता है, आपनी चेन में किसी के अंदर कितना मैजिक है यह नाप सकता हो, और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक भी नहीं है एंड इसलिए तुम्हारे पास कोई ग्रीम वॉर भी नहीं मिली, क्योंकि ग्रीम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विज़र्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल भी जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपने जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। इसको सुन आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रीम वॉर है, आखिर मैं कैसे विज़र्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था योग करने वाला होता है, लेकिन तभी चिल्ला कर बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता आस्था विज़र्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी गिव अप नहीं करना। एंड उसके ये सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब से एनर्जी आने लगती है। आस्था से कहता है, चिंता मत करो मैं इस आदमी को तुम्हारे ग्रीम वर्क नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रीम वर्क उड़ कर आती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रीम वर्क नहीं है, बल्कि एक फाइनली ग्रीम वर्क होती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब से भी ज्यादा रियल ग्रीम वर्क दुनिया में 3 तरह की ग्रीम वर्क होती है। स्लीप ग्रीम वर्क इसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है, और स्लीप ग्रीम वर्क जो कि बहुत रियल होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में 5 स्लीप ग्रीम वर्क जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड उसके अंदर एक डीमन होता है। आस्था को फाइनली उसकी 5 स्लीप ग्रीम वर्क मिली है। आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था तुम वो हो जो पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जिससे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखे हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग में बहुत ही रोता था और छोटी छोटी बातों पर रोता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरफ उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और को पहले विज़र्ड किंग की स्टोरी सुनाती है कि जैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से लड़का वहाँ पर आता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसके पास एक और ग्रीम वर्क होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दोनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है। एंड वही बताता है फर्स्ट विज़र्ड किंग पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है, लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसे मना कर देता है और कहता है नहीं वो अकेला जाएगा। अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटे ही वो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। उससे कहता है, प्लीज मुझे वो वापस कर दे दो, मेरे पेट की आखिरी निशानी है। जिस पे हंसता है और बोलता है, चुप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि आप वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। यह आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बस आस्था को देख ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं मार सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लेता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि क्रेडिट वापस कर। यह आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उसे क्रेडिट वापस कर आ जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। से उसके पास आकर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस तरह आस्था उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रीम वर्क से एक अजीब तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है, अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रीम वर्क कहाँ से आई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर लेता है, लेकिन आस्था अपनी विज़र्ड वर्ड्स यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर है कौन तुम। इस पे आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग एंड एक रास्ता स्नेक को अटैक कर देता है एंड स्नेक की तरफ की एक ही बार में बैंड बच जाती है और उसको हरा देता है। उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है, ये देखो मेरे पास फाइनली मेरी ग्रीम वर्क मिल गई। आस्था से बोलता है, तो तुम मुझे एक और वार बचा लिया। आस्था तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विज़र्ड किंग बन सकता हूँ, जबकि
में इतना वीक हो, जिसपे आस्था यूनो से कहता है हाँ अगर तुम मेहनत करोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम कोई भी विजिट किंग बन सकता है। जिसपे सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा एंड मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक दिन विजिट किंग बनूंगा और तुमको हर चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिसपे आस्था यूनो से कहता है इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल से एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजिट किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विजिट किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजिट किंग को एक झलक देते हैं एंड उन नाइट मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि किंगडम में विजिट किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है और इसका नाम होता है किंगडम के पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना एंड इस सब की एक कार्ड होती है। इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एग्जाम देना होता है और उसमें एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रीनवुड टावर में मास्टर के पास आते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का इनाम क्यों दिया जबकि आस्था तो एक टेस्ट में पास भी नहीं हो सकता। इसे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उस ग्रीनवुड दिखा दी थी और मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दिया जाए, इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रीनवुड आस्था के पास है क्या वो असलियत में ग्रीनवुड के भी है कि नहीं। जिसे मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ उस ग्रीनवुड की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से सीक्रेट रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आस्था बहुत ही वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास नहीं हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी बात याद आएंगी। इसपे फादर थोड़ा सा शर्म आ जाते हैं और बड़ा बहाने बनाने लगते हैं। मिस सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था से बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाती है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी यूनो उसके पास मैजिक से उड़कर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा था कि वो एक दिन विजिट किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विजिट किंग बनने के लिए। जिसके सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आता है। आस्था पूछता है क्या हुआ मैक्स। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो। जिस पर आस्था उस पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास मेरी ग्रीनवुड भी है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन विजिट किंग भी बनूंगा। उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विजिट किंग। तुम्हें क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे। जिस पे आस्था चिल्ला कर उसे बताता है जरूर होते हैं, अगर सपनों को दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाओ तुम्हारा भी सपना वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ आता है कि आस्था इतना बड़ा लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उसके कहते हैं देखो आस्था अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है यही चीज आप यूनो को भी कहोगे ना कि सिर्फ मुझे। जिस पे फादर उसे कुछ भी नहीं करे क्योंकि उन्हें पता था कि यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर दूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजिट किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटर गन से चुका देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पे निकलते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। एंड मैजिक मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं एंड मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है कि तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर से आस्था यूनो निकल जाते हैं अपने मैजिकल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी हो जाती है एंड आस्था यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली हो जाते हैं अपने मैजिकल नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। जब कौन पास होगा और कौन फेल ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जब लोग आस्था को बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन आस्था का सपना होता है विजिट किंग बनने का जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है आस्था और तुम कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक और पावर भी नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन आस्था की मेहनत फाइनली रंग लाती है एंड उसके पास उसकी 5 स्लीप मेमोर आ जाती है जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। इसके
बाद ए और इसका भाई दोनों की टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिकल नाइट्स, मतलब एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। ये दोनों की टाउन में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है, एंड वो अपने बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कैसल देखता है, जो कि एक विज़र्ड किंग का होता है, एंड यही पे विज़र्ड किंग रहता है। आस्था उससे बोलता है, देखना है एक दिन एक कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विज़र्ड किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाते हैं, एंड आस्था सबसे पागल तरह कर रहा होता है, हेलो दोस्तों मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा, एंड ताकि की बेइज्जती ना हो इसीलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं, एंड जब अपनी 4 स्लिप ग्रीम वर्क दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक हो रह जाते हैं कि आखिरकार कौन है लड़का इसके पास 4 स्लिप ग्रीम वर्क है, एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देते हैं। लेकिन जब आस्था अपनी ग्रीम वर्क दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रीम वर्क भी है कि नहीं, क्योंकि आस्था के पास 5 स्लिप ग्रीम वर्क इतनी ज्यादा रियल होती है कि उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को भी अंदर जाने देते हैं। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है ये लड़का काफी फनी लग रहा है मुझे। सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं, एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिक पावर होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिक वर्ड्स आती है, एंड के पास एक भी मैजिक वर्ड्स नहीं आते, एंड सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन है इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक भी और स्लीप ग्रीन वर्क भी है, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक चिड़िया उसके पास नहीं आ रही है। एंड आते ही के पीछे 2-3 लड़कियां बढ़ जाती है, और हमारे बेचारे आस्था के पास ढेर सारी मैजिकल वर्ड्स आ जाते हैं, एंड सारे लोग आस्था के ऊपर हंस रहे होते हैं कि लो कौन है ये लड़का, इसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है। आस्था भागते भागते अचानक से एक आदमी से लड़ जाता है, एंड ये आदमी बहुत ही बड़ा होता है और ताकतवर दिख रहा होता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई बच्चा ऐसा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है, एंड वो इनसे पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त, एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसको उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है, और उससे कहता है तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड्स का कैप्टन यामी होता है, जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। एंड आस्था बेचारा आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पीसने वाला होता है, लेकिन तभी यामी स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पर आते हैं, मिनरल और गार्डन। मिनरल बहुत ही बड़ा लड़के होता है और गार्डन बहुत ही ज्यादा शांत होता है और अच्छा होता है। मिनरल यामी से कहता है अब यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इससे यामी बोलता है अरे कुछ नहीं मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था, एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, एंड यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और तभी उसके पास एक लड़का दोबारा से आता है, इसका नाम सेके होता है, एंड वो सेके आके आस्था से दोस्ती कर लेता है, एंड तभी वहाँ पर सारे के सारे नाइट्स मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं, एंड ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सबसे स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है, एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड नंबर 1 स्क्वाड होती है, एंड सभी का सपना इनकी स्क्वाड ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की स्क्वाड ब्लैक बोल सबसे खराब होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था से किसे पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है, जिस विषय की आस्था से बोलता है विज़र्ड किंग थोड़ी ना इन सब पे छोटे मोटे इवेंट में आएगा, वो हमारे किंगडम में किंग है और उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है टाइम आ चुका है तुम सबका एग्जाम को स्टार्ट करने का, एंड वो अपना मैजिक यूज करता है, एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आता है, एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक मैजिकल ब्रूम दे देता है, मतलब एक जादुई झाड़ू। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे बच्चे अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सारे कैप्टन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर लेता है। वहीं पर हमारा हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो कूद भी नहीं पा रहा होता। ये झाड़ू को पकड़ के तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे आकर एक लकड़ी को काटा है जो कि इसकी बहन होती है, एंड इससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है, एंड वो इस लड़की का नाम नोएल होता है। से क्या आस्था से बोलता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है। एंड इस वाले और इसके बाद के हर टेस्ट में आस्था बहुत ही ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है आप तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक पार्टनर चूज कर लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। से क्या आस्था से बोलता है चलो हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं, एंड आस्था उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद आस्था से के दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था से कैसे बोलता है ऑल द बेस्ट से के चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं, एंड जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे। एंड इसे क्या अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से बोलता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मेरे कोई दोस्त वस्त नहीं हो, मैंने बस सिर्फ तुम्हारा इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुम मुझे पहले से पता था कि ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम दोनों को अपना अपोनेंट खुद डिसाइड करना होगा, एंड इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हरा
आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। एक वो वहाँ से चला जाता है। आस्था एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि उससे लगा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया था। एंड ये सारे लोग भी बोलने लगते हैं क्या यार से के तू बहुत ही चालाक निकला, तू आसानी से आस्था को हरा कर मैजिक नाइट्स बन जाएगा। एंड खास आस्था ने हम लोगों को चुना होता ताकि हम लोग उसको हरा कर आराम से जीत जाते, क्योंकि इन सब लोगों को लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीर लूजर है। इसे क्या हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रीन वर्क निकाल कर तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और सब लोग शोर करते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि आस्था कोई लूजर नहीं है। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रीन वर्क से अपनी तलवार निकाल कर एंड से के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और से के वैन बच जाती है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं कि एंड आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और बोलता है मेरा नाम याद रखना से के आस्था और मैं हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। इसके बाद और भी कई कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई होती है एंड फाइनल की बारी आ जाती है। से कोई लड़ना चाहता नहीं है क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी के पास सलीम आ जाता है एंड इसे ने पहले पर अटैक किया था। ये से कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है, लेकिन आखिर में अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाती है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कि कौन से बच्चे को अपनी टीम में लेने चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा लिया तो वो बच्चा डिसाइड करेगा कि वो किसी में जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक बार करके फेल हो रहे होते हैं और अपना आस्था को बहुत ही टेंशन हो रहा होता है कि वो फेल हो ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है की जिंदगी में पहली बार नकेनो कैप्टन अपना हाथ किसी बच्चे के लिए उठा देते हैं क्योंकि ये सबसे सब को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब को डिसाइड करना होता है कि वो किसके ग्रुप में जाएगा और गोल्डन डॉन यानी द बेस्ट मैजिकल नाइट स्क्वाड चुनता है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और मन में बस यही बोल रहा होता है प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा दे। एंड आस्था का ऑप्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है। इसका मतलब था कि आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ही दुखी होता है और वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हो गए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है। फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट्स बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिक पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो नीचे होता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना है कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तुम्हें पता तो है ना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझसे और उन 8 कैप्टन को हराना होगा और तुम्हें लग रहा है कि तुम हम लोगों को हरा सकते हो। जो जिस पे आस्था बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना हो पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। इसको सुनकर यामी जो से हंसने लगा है और आस्था से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में ले लेता हूँ अगर तुमसे मैंने करवाओगी ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था से अपने पर विश्वास किया होता है और उस आशा नहीं होता है। आशा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू बोलता है। एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाती है और आस्था का पेट खराब हो जाता है, वो बाथरूम में हल्का होने गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर से क्या आता है जो आस्था से अपने हार का बदला लेना चाहता था। वो आस्था के ऊपर अपनी मैजिक विज़र्ड दे देता है और यस अगर आस्था को काट लेता है आस्था की जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी आका आस्था को बचा लेता है। आसे को डरा कर उससे सोचना भी मत तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है एंड वो मेरे टक्कर का भी है, अब चुपचाप निकलो। एंड से डर के वहां से भागने जाता है। फिर आस्था और विनो दोनों निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। एंड हम इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं, अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि से के आस्था को मारने वाला होता है एंड तभी वहाँ पे आकर आस्था को बचा लेता है और से किसे कहता है अगर तुम आस्था के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आस्था मेरा राइवल है और वो सिर्फ मेरे टक्कर का है। फिर हम देखते हैं आस्था और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो चले कहानी को शुरू करें। जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। आदमी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बूढ़े से अगरा होता है। इसके बाद अपने मैजिक के साथ एक पोर्टल खोल देता है और आस्था यामी और ये दोनों आ जाते हैं लेगो के बेस यहाँ पे। अब आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और रास्ता रॉकेट बनकर दूर जाकर गिर जाता है। यामी बोलता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक वुल्फ स्क्वाड में। एंड इधर से उसका सीनियर इसका नाम रॉक्स होता है, वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना भी मत तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर कभी मजे भी बिता पाओगे। एंड एक वो वहाँ से चला जाता है। एंड इधर आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है और समझता है कि ये सब के सब मिले हुए
है। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है, अब तो करना बंद करो तुम लोग, एंड वो पीछे की दीवार तोड़ देता है। ये सारे के सारे यामी को देखकर खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलाता है। आस्था सबसे बोलता है, हाय मेरा नाम आस्था है और मैं आज विलेज से आया हूँ। इसको सुनकर सब के सब शौक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गाँव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसके मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिर सिंड्रेला आस्था को बाकी लोगों से मिलाता है। इसकी लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये एक नंबर की पियकर होती है एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? इसको सुनकर आस्था बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो क्रिस्टल लिली से प्यार कर रहा है एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा ही रखी क्योंकि वो आस्था के सामने उल्टी कर देती है। फिर सिंड्रेला आस्था को लेकर लग से मिलाता है, जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड लग आस्था से पूछता है, बताओ लड़ाई करोगे क्या मुझसे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है, आओ ये मेरी बहन है मारी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पे आस्था कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ लड़की को। इस लड़की का नाम गल्चर होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। एंड फिर वो बाकी के मेंबर्स से भी मिलाता है। यामी बोलता है, इसको भी आस्था का टेस्ट कर लेना है, जल्दी जल्दी ले लो। इसको सुनकर उसके सामने मैं खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, ये देखने के लिए तुम ब्लैक बुक्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे जैसे लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया है वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा मैजिकल रोप और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ब्लैक बुल का रोप? हाँ चाहिए मुझे, अभी क्या अभी चाहिए। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो उसे बहुत मुश्किल एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता रहा था तो आसानी से ये सब कर लेता है। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट और मैं अब तुम पर अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा उस पर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल अटैक करने लगा है एंड आस्था आसानी से उसको डॉज कर लेता है, जिसमें मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और ब्लास्ट फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिम वर्क से अपनी तलवार निकालता है और उसी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग चौंक रह जाते हैं, ये इतनी बड़ी तलवार उठा कैसे रहा है। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को वापस उसी पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है, बल्कि वो मैजिक अटैक को डिफेंड करने के वापस भी भेज सकता है। एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि आस्था कोई एरा जरा बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आ रहा है और उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है, माफ करना मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गांव से आए हो, असल में जो तुम्हारे गांव से बगल वाला गांव है ना वहाँ मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक रह जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। चार्मी भी आस्था को अपनी के लिए देती है एंड आस्था भी सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की जब आस्था को देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोप। इसका मतलब था कि आस्था ऑफिशियल एक मैजिक नाइट बन चुका था और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है, माफ करना यही एक बेकार सा कमरा खाली पड़ा है। लेकिन आस्था इतना बेकार सा कमरा पाके भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका पूरा कमरा मिला होता है एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम सच में एक कमरा पसंद आया? आस्था, हाँ बहुत पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे इसमें भी छोटे कमरे में एक साथ होते थे और अब तुम मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की सफाई करने लगा है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापस चर्च भेजने के लिए एक लेटर लिखे है, ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए हैं। यूनो का लेटर पढ़ के फादर और सारे लोग बहुत ही खुश हो जा रहे हैं और पार्टी की तैयारी करने लगे। एंड आस्था की बैटिंग इतनी गंदी थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं, देखो उसमें क्या लिखा है, तब तक वापस आ रहा है आज क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो गया होगा, इसलिए लिखा है कि वो पास हो गया है। क्या सारे के सारे चर्च के शौक रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैं एक्स सिस्टर लिली से सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि अब आस्था उसके पास वापस नहीं आएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठा है और अपनी रोब पहन कर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है एक खंबे से लड़ जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और पूछता है, तुम तो हो ना बच्चे? हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेकिन कल एक खंबा यहाँ पर नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया? असल में हम लोगों का केसल अपने आप ही बदलता रहता है, जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे आज हम लोग चौथी मंजिल पे है। तुम थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएंगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, एरे या लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते और यामी के पेटस के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होती है। मैग्मा बोलता है, ठीक है आस्था, आज इन सब की देखभाल मैं करता था और मुझे बहुत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि यामी और छोड़े नहीं तुमको, अगर इनको कुछ भी हुआ तो। एंड आस्था यामी के पेटस को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से
भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पास वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था के ऊपर देख रही होती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी से आस्था के साथ इसको भी अपने स्क्वाड में ले लिया था। मैग्मा बोलता है, आस्था, किसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक हुक ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उसे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है, किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े। जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है, मैं हूँ नोएल सिल्वा, रॉयल फैमिली की, एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है, इसका यह कैप्टन भी था। और इनके नोएल फैमिली किंगडम में नंबर 2 पर आती है, विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है, कीड़ा किसको बोल रही हो तुम? यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ब्लैक हुक की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है। बट नोएल का निशाना इतना खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठा है और बोलता है, मुझे क्यों मारा? मैंने कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिस पर नोएल बोलती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसलिए क्यों? क्या बोला तुमने? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए? अगर तुमको ब्लैक हुक स्क्वाड में रहना है तुमको अपनी सीनियर से इज्जत करनी होगी। जिस पर नोएल मैग्मा से कह रही है, मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल के रो को उनके सामने फेंककर वहां से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसे ही अपने बेस के बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एक वाटर अटैक आता है। वो सोचता है, अबे ये कहाँ से आया? तो थोड़ा सा अंदर जाता है तो देखता है नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितना भी ट्रेन कर ले उसका निशाना कभी सही लगा ही नहीं था। एंड इसीलिए उसकी रॉयल फैमिली से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने सारे भाइयों बहनों में सबसे थी। एंड जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए उसके भाई बहन उससे और भी ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपचाप नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखते ही नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सब की तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर संभाल नहीं पाती है और खुद के ही मैजिक अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि वो नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। एंड वो खुद के एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक में फंस गई होती है। ये लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिंडर बोलता है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएंगी। इसमें यामी बोलता है, हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल की भी हट कर देंगे। एंड अभी नोएल वही कुछ कर सकती है। फिंडर पूछता है, कौन? एंड तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधे उड़ के यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है, बिल्कुल सही टाइम पे आया है तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपने तलवार से नोएल की मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊंगा कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है। एंड आस्था अपनी एंड मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, तभी फिंडर अपने मैजिक से इन लोग दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। और अभी नोएल भी होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाए कि वो सही से मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो उसके कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर है। अगर तुम अपने मैजिक पावर कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगे हैं और उससे बोलते हैं, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लो। नोएल भी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली से भी अच्छी फैमिली मिल गई है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है। एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगा है, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो। एंड वहीं पर दूसरी तरफ सीनियर ब्लॉक्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता है। एंड पता नहीं क्यों ये इनो से इतनी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, तो उसको मिस मत करना। एंड मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा, तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।